बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आदिवासी आरक्षण मंच के तत्वाधान में आज दयानंद आश्रम राती तलाई बांसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी आरक्षण मंच के पदाधिकारियों ने आरक्षण मंच की मांगों, आंदोलन की शैली एवं आगामी जन आंदोलन समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों के रिपोर्टर के साथ विचार साझा किए, जिसमें प्रोफेसर कमल कांत कटारा ने कहा कि राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) में प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाए। आदिवासी आरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। आरक्षण मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम सब करते हैं। आज हम आदिवासी आरक्षण मंच के आगामी आंदोलन की विभिन्न गतिविधियों को लेकर के और आदिवासी आरक्षण मंच की कई सालों से दो मांगे हम करते आ रहे हैं। पहली मांग है हमारी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र में रह रहा है। हमारी दूसरी मांग है राज्य सेवाओं में पृथक आरक्षण, जो हमारा राज्य स्तर पर 12% आरक्षण है, उसमें से राज्य सेवाओं में 6.5% पृथक आरक्षण की हम मांग करते आ रहे हैं। हम आपको आज अवगत कराना चाहते हैं। मैं आदिवासी आरक्षण मंच के सलाहकार के रूप में कार्य करता आ रहा हूं, प्रोफेसर कमलकांत कटारा। हमारे बीच में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदिवासी आरक्षण मंच के जिला कमेटी के सभी सदस्य और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हमारी जिला कमेटी में छोटी सरवन के उप प्रधान भाई मनोहर जी खड़िया जिला कमेटी सदस्य हैं, प्रकाश जी बामणिया जिला कमेटी सदस्य हैं, हमारे दिनेश जी राणा जिला कमेटी सदस्य हैं, दीप सिंह जी वसुनिया युवा नेता हैं हमारे, आशीष जी मकवाणा हैं, आनंद जी नीनामा हैं, बलवंत जी मचार हैं, नवीन खराड़ी हैं और भी हमारे सभी ब्लॉकों से विभिन्न ब्लॉकों के ब्लॉक संयोजक, उनकी कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब लोग, ये सारे कार्यकर्ता, हम लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय से अभी जो मैंने जिन 2 मांगों का उल्लेख किया है, उन मांगों के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते आ रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे उस संविधान की प्रस्तावना में हमारे इस देश के संवैधानिक आदर्शों का उल्लेख किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर और प्रतिष्ठा की समता और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ में जीने का अधिकार प्राप्त करने के सर्वोच्च मानवीय आदर्श हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति वर्ग है, उसके लिए ये आदर्श आज भी लगभग पूरी कल्पना है।
आज भी सामाजिक और आर्थिक न्याय हमारे लिए दूर की कौड़ी है। आज भी हमें भले राजनीतिक आरक्षण प्राप्त है, नौकरियों में भी आरक्षण प्राप्त है, इसके बावजूद भी हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। आज भी हमारे इस क्षेत्र का जनजाति बंधु अपने घरों से पलायन करके राज्य से दूर गुजरात में जाकर के मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश है। लगभग यहाँ की 60% आबादी का जीवन गुजरात में व्यतीत होता है। केवल शादी ब्याह या वार त्योहार पे हमारे लोग घर पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखते हुए ही हमारे लिए जो संविधान में अनुच्छेद 15(4) और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके साथ साथ में जो अनुसूचित क्षेत्र हमारा है, 5वीं अनुसूची के तहत जो भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दक्षिणी राजस्थान का ये लगभग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के पूरे जिले, उदयपुर का कुछ हिस्सा, सिरोही, चित्तौड़, राजसमंद का कुछ हिस्सा, पाली का कुछ हिस्सा, जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जनजातीय वर्ग का सर्वांगीण विकास किया जाए और उसे तीव्र गति से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन ये जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी जनजातीय वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत जो 5वीं अनुसूची है, उस 5वीं अनुसूची में जो पैरा 5(1) है, उसके तहत हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय को हमारे जनजातीय वर्ग के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। हमारी इस 5वीं अनुसूची के तहत जो गठित है जनजाति सलाहकार परिषद, वो जनजाति सलाहकार परिषद जनजाति वर्ग के विकास की अनुशंसा करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए ही गठित की गई है। लेकिन हम जो आज इन सारी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया के सम्मुख हम इस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो बात रखना चाहते हैं कि हम जो आरक्षण के प्रावधान हैं अनुसूचित क्षेत्र में, उसकी आज हम विशेष चर्चा आपके सम्मुख करना चाह रहे हैं। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण के प्रावधान हैं वो 5वीं अनुसूची के तहत किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में माना गया है। अब ये जो अनुसूचित क्षेत्र की जो इकाई है, उसमें हमारे जनजातीय वर्ग की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के बाद में, विस्तार से पहले हमारी 73.17% जनसंख्या थी। अभी विस्तार के बाद में अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय वर्ग की जनसंख्या 70.42% है। अनुसूचित जाति वर्ग लगभग 7.15% है और शेष लगभग 20-22% जनसंख्या है वो ओबीसी और सामान्य वर्ग की है। अब हम इसके अनुपात में जब आरक्षण के प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो यहां आरक्षण के प्रावधान जनजाति वर्ग के लिए 2013 की जो अधिसूचना आई, 2016 में पुनः उसका संशोधन करके पुनः वह अधिसूचना लागू हुई।
तो उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो जनजाति वर्ग के लिए 45% है भर्ती और पदोन्नति में। भर्ती में पहले 45% चलता आ रहा था, पदोन्नति में बिल्कुल नहीं था, 0% था, जो 2016 में 45% आरक्षण किया गया। प्रवेश में अभी भी 0% है। महाविद्यालय में अभी भी हमारे विज्ञान वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। 65% वाले बच्चे भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं विज्ञान संकाय इत्यादि में। तो प्रवेश में अभी भी 0% है। एससी को 5% है। इस तरह से यहां जनजाति वर्ग की जनसंख्या 70.42% होते हुए भी मात्र 45% आरक्षण पर अभी तक जनजाति वर्ग को रोके रखा है। ये आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। जनजाति वर्ग में शिक्षा की जागृति अभी 10 साल के लगभग में सारे युवा हर घर में अब पढ़ने लग गए हैं। 15 साल पहले स्थिति ये थी कि कुछ इने गिने लोग हमारे जनजाति वर्ग में पढ़े लिखे होते थे, बीए बीएड होते थे, तो आराम से पढ़ना लिखना शुरू हुए। अब हमारे पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी हुई और ऐसी स्थिति में अब सरकारी नौकरियां लगभग बिल्कुल बंद होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अर्थहीन होता जा रहा हमारे लिए। व्यापार के क्षेत्र में हम बिल्कुल नगण्य हैं। खेती बाड़ी की हमारी जो जमीनें हैं वो लगता है हमारे कई लोग समझते हैं जनजाति वर्ग के लोगों के पास में बहुत जमीन है। बड़ी मुश्किल से 2-3 4 बीघा औसत मतलब हमारे लोगों के पास में जमीन है, वो भी पथरीली जमीन है, नॉन कमांड एरिया में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए आज सबसे बड़ा जो बेरोजगार हमारा शिक्षित है वो सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके नौकरी लग जाऊं, लेकिन जनसंख्या हमारी 71 के आसपास में 70% के आसपास में है और आरक्षण हमें केवल 45% है अनुसूचित क्षेत्र में। जबकि अनुसूचित क्षेत्र का उद्देश्य घोषित करने का उद्देश्य ये लगभग 9-10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वो लगभग 9-10 राज्यों में है और ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का मूल उद्देश्य ही अनुसूचित जनजाति वर्ग का उत्थान करना, ये विशेष प्रावधान है। अब जिस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उसी वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये संविधान के तहत इन प्रावधानों का उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाती है। तो आज की तारीख में 2016 में और 2013 में जो अधिसूचना आई, हम बहुत ही अभी तक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन करते आ रहे हैं। सभी वर्गों से हम चिंतनशील मानवीय दृष्टिकोण में जो आस्था रखते हैं, संविधान में जो आस्था रखते हैं, ये उन सबका कर्तव्य है कि वो सोचे जनजाति वर्ग क्यों जनजाति वर्ग ही अहमदाबाद मजदूरी पर जाने के लिए आज विवश है। 60% मजदूरी पर उनके बच्चे घर पे अकेले रह जाते हैं, घरों के आगे कांटे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सोयाबीन काटने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं आज के समय में भी, जब मनुष्य चांद और मंगल पर एक तरफ तो जा रहा है, हम सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा एक वर्ग है जो आज भी एक माही के किनारे उसे शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है अभी तक। तो ये जो सारे प्रावधान हैं जब अनुसूचित क्षेत्र में जो किए गए हैं उनका जब उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इन प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं है। तो जो आरक्षण व्यवस्था है उस आरक्षण व्यवस्था में हमारी मांग ये है कि हमारे 45% से बढ़ा करके जनसंख्या के अनुपात में कर दिया जाए सब। और उसके लिए ये जो मांग है, मैं आपको कई बार हमारी पिछली बार सरकारों से हमारी वार्ताएं हुई, प्रशासन से वार्ताएं हुई, प्रशासन हमें कई बार मतलब ये कह करके हमें समझाने की कोशिश की, सरकार ने भी समझाने की इस तरह से कोशिश की कि भाई 50% आरक्षण से ज्यादा जनजाति वर्ग का, अनुसूचित जाति वर्ग का और ओबीसी से मिला करके जो इंदिरा साहनी बनाम भारत का जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार उनका कहना है कि भाई
50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपके सम्मुख ये इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार सिचुएशंस inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas, the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the mainstream of national life and in view of condition peculiar to and characteristically to them, need to be treated in a different way. Some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and special case made of. ये इंदिरा साहनी का, जिस इंदिरा साहनी फैसले में जो कहा गया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसी इंदिरा साहनी के फैसले में ये प्रावधान किया गया है कि 50% से अधिक आरक्षण न देना आरक्षित वर्ग के लिए एक सामान्य नियम है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जहां फार फ्लंग यानी दूर दराज का क्षेत्र, रिमोट एरियाज, जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जो लोग विमुख हैं, उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए इस जो सामान्य नियम है 50% का, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशेष परिस्थितियों में इस सामान्य नियम में शिथिलता दे करके उन्हें 50% से ऊपर ये कैप हटा करके छूट दे करके उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। हाँ, करना ये पड़ेगा कि सरकार को इसे एक विशेष मामले के रूप में दिखाना होगा कि वास्तव में विशेष परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये प्रावधान किए जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि ये इंदिरा साहनी का मामला है 1993 का, और हम मांग करते आ रहे हैं 2004-05 से। इतना पुराना मामला है, आज भी इंदिरा साहनी आरक्षण के जितने भी मुद्दे हैं उन पे इंदिरा साहनी का फैसला अपने आप में अधिकृत फैसला है। ये 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का दिया हुआ फैसला है। तो ऐसी स्थिति में हम महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की टीएससी ने जो रिकमेंडेशन किया है, जो अनुशंसा की है, वहां के रहने वाले लोग जो आज भी राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग हैं, उनके उत्थान के लिए, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आप ये विशेष प्रावधान आरक्षण के कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमारे राजस्थान से तो महाराष्ट्र बहुत विकसित राज्य है, महाराष्ट्र राजस्थान से कई गुना विकसित राज्य है, औद्योगिक राज्य है। उस औद्योगिक राज्य के आदिवासियों के लिए भी वहां की सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो मैं आपको पढ़ करके पुनः आपके सामने उनका उल्लेख करना चाहूंगा। ये महाराष्ट्र की अधिसूचना है जो 9 जून 2014 को जारी हुई है, वहां के राज्यपाल महोदय ने जारी की है, और वहां के राज्यपाल ने ये 5वीं अनुसूची के तहत ये प्रावधान किए हैं। और जो विशेष परिस्थितियां हैं, जो अपने यहाँ भी उससे भी ज्यादा गंभीर विशेष परिस्थितियां हैं, फिर भी हमें वो प्रावधान, उन प्रावधानों का लाभ नहीं मिल रहा। 5वीं अनुसूची के तहत ये आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य होते हुए, विकसित राज्य होते हुए भी वहां शिक्षा का स्तर है ज्यादा है, मानव विकास सूचकांक वहां पर उच्च है। इसके बावजूद भी वहां के जनजाति वर्ग के लिए वहां आरक्षण के विशेष प्रावधान है। मैं आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहां इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि and whereas the scheduled areas in the state are characterized by low human development indices, backwardness, remoteness, poverty, and whereas the social indicators of the scheduled areas are on an average inferior to the average of social indicators in the state। अर्थात ये इस अधिसूचना में ये जो आधार प्रस्तुत किए गए विशेष आरक्षण के, वो आधार आप देखिए। ये कहा जा रहा है कि जहां ये चिन्हित किया गया है उस महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्र में कि जनजाति वर्ग का वो वहां निवास है, और अनुसूचित क्षेत्र का जो शेष राज्य है उससे वहां का मानव विकास सूचकांक है वो निम्न है। पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, रिमोटनेस है, दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं जनजाति वर्ग, पावर्टी है, निर्धनता है, एंड वेयर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज आर ऑन एन एवरेज। और जो
सामाजिक संकेतांक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे के सारे, ये भी जो राज्य का एवरेज है, औसत है, उससे निम्न है महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब